हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद शौर। तो आज के इस वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस है। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। देयर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेद, composed about 3500 years ago. The Rigveda includes more than 1,000 hymns called sukta or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. 3 gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, the warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. These hymns were composed by sages, rishis. Price taught students to recite and uh, uh, memorize each syllable, word, and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught, and learned by men. A few were composed by women. The Rig Veda is in Old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. तो फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों ने अभी तक सुना होगा कई सारे वेदों के नाम। हम वेद तो सुना ही होगा। तो ये जो वेद होते हैं वो टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 4 वेद होते हैं? पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनमें से जो सबसे ओल्ड वेद है वो है ऋग्वेद, जो कि 3500 ईयर्स पहले यानी 3500 ईयर्स पहले लिखा गया था। जो ऋग्वेदा है उसमें बहुत सारे हाइम्स यानी सुक्त हैं, जिसे हम लोग वेल सेड भी कहते हैं। ये सारे जो हाइम्स है ये सब वेरियस गॉड्स के ऊपर लिखे गए हैं, जैसे कि अग्नि गॉड जो कि गॉड ऑफ फायर है यानी आग के भगवान है। इंद्र जो कि एक वॉरियर गॉड है। और सोम एक प्लांट जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होती है। इन सब के बारे में क्या सुक्त में लिखे गए। ये जो हाइम्स है ये क्या सेजेस के द्वारा लिखे गए। सेजेस मतलब ऋषियों के द्वारा ये सारे सुक्त लिखे गए हैं। और ये जो प्रीस्ट है ये स्टूडेंट को टॉट यानी पढ़ाते थे कि कैसे उन्हें अपना जो भी सलाइबल वर्ड है इन सब सेंटेंस को कैसे मेमोराइज करना है, और जो बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर यानी कि एक छोटा सेंटेंस उनके साथ बड़ी केयर के साथ उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उन्हें मेमोराइज करना है। बहुत सारे हाइम्स जो है वो इंसानों को पढ़ाने के लिए क्या लिखे गए। और जो कुछ है वो मतलब कि जो जितने भी क्या कहते हैं सुक्त हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा मेन के द्वारा पढ़ाए गए और बाकी जो है वो वुमेन के द्वारा कंपोज करे गए। जो ऋग्वेद है और इसे ओल्ड में मतलब कि जो ऋग्वेद है इसको लिखा गया है वैदिक संस्कृत में। ये जो वैदिक संस्कृत है ये संस्कृत लैंग्वेज से थोड़ी डिफरेंट है। और ये सब वैदिक संस्कृत ये सब हम लोग अपने स्कूल डेज में आगे चल करके पढ़ेंगे। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. यानी कि जो बुक हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। लेकिन जो ऋग्वेदा है उसे क्या हाथ से लिखा गया था और उसे पढ़ के लिखा गया था। और ये होगा 200 साल पहले की बात, जिसमें क्या इसको प्रिंट करा गया और उसे लिखा गया। उससे पहले क्या ये हैंड रिटन ही थी। फिर क्या है हमारा टॉपिक, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द past, but in addition to material remains, they examine written sources as well.
let us see how they study the Rig Veda. Some of them hymns in the Rig Veda are in the form of dialogues. This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Byas and Satluj, that were worshipped as goddesses. तो क्या कहा जा रहा है कि जो हिस्टोरियंस थे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट, ये सब पास्ट के बारे में कैसे जान रहे थे, जो भी उनको मटेरियल्स बच रहे थे, मिल रहे थे पड़े पड़े, जैसे कहाँ पे कुछ सोर्स मिल रहे थे, जैसे जैसे हड़प्पा मिला, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, इन सब के रिमेन्स से उनको पास्ट के बारे में पता चला। फिर उन्होंने क्या धीरे धीरे रिटर्न सोर्सेस का भी क्या इस्तेमाल करना चालू कर दिया। और जो ऋग वेदा है वो सब क्या एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। और ये एक पार्ट है किसका, डायलॉग का, किसके बीच में, एक सेज यानी एक ऋषि थे विश्वामित्र, और दो नदियाँ, कौन कौन सी, ब्यास और सतलज नदी, और ये दो नदी और विश्वामित्र के बीच की क्या डायलॉग उसमें लिखे गए हैं, जो कि क्या वर्शिप्ड ऑफ गॉडेसेस हैं। Cattle, horses and chariot. There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children, especially sons, and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for about and to capture people. Some of the wealth that was obtained was kept by leaders. Some was given to the priests, and the rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offering could include ghee, grain, and in some cases animals. Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of wars and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. तो क्या होता था कि यहाँ पे बहुत सारे प्रेयर्स, मतलब कि बहुत सारे प्रेयर यानी पुजारी थे किसके, ऋग्वेदा और कैटल और चिल्ड्रंस के लिए। ऋग्वेदा किसके लिए, कैटल, चिल्ड्रन और हॉर्सेस के लिए। जो हॉर्स है वो उसको चैरियोट्स में रखा जाता था, यानी रथों में रखा जाता था। और क्यों यूज़ करते थे इसको, बैटल में यूज़ करते थे ताकि जो कैटल्स है उनको कैप्चर करा जा सके। जो बैटल होता था वो फॉट होता था लैंड के लिए, लड़ाई होती थी लैंड के लिए, इंपॉर्टेंट पैस्चर के लिए, और हार्डी क्रॉप जो होते हैं उनको रिपेंड क्विकली करने के लिए, जैसे बार्ले। कुछ बैटल्स होती थी जो कि पानी और कैप्चर पीपल यानी लोगों को कैप्चर करने के लिए और पानी को कैप्चर करने के लिए भी लड़ाई होती थी। कुछ जो बैटल्स है वो वेल्थ के लिए होती थी, और कुछ लीडर्स के लिए होती थी, कुछ प्राइड्स के लिए होती थी। ऐसे क्या होता था कि जितने भी कैटल्स मिल जाती थी वो सारी क्या, मतलब कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको क्या कैटल्स मिल गए तो कुछ कैटल्स लीडर्स रख लेंगे, कुछ प्राइड्स रख लेंगे, और बाकी जो जितनी बचेंगी वो सब पीपल यानी कि वहाँ के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट यानी बट जाएगी। और जो वेल्थ मिली है वो क्या, वो यजनास और सैक्रिफाइसेस, मतलब कि जो जितना भी उनको वेल्थ मिलती है, पैसा मिलता है, वो सब क्या यज्ञ में और बाकी जो काम है उनमें खर्च कर देते थे। और जो जिसका मतलब जो गॉड्स एंड गॉडेसेस है वो क्या उनको ऑफर करते थे क्या, घी, ग्रेन और सम केसेस में एनिमल्स। यानी कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जैसे भगवान को घी चढ़ा रहे हैं और ग्रेन चढ़ा रहे हैं, कई जगह कुछ केसेस में एनिमल यानी एनिमल्स की बलि दी जा रही है। तो ऐसा वो लोग करते थे। बहुत सारे लोग इन सब वॉर्स में पार्ट लेते थे, भाग लेते थे। और यहाँ पे आके रेगुलर आर्मी तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे असेंबलीज थी जो कि डिस्कस करती थी कि जो वॉर है कैसे लड़ा जाए और पीस कैसे बनाई जाए। और कुछ और जो लीडर्स होते थे वो खाली उन्हीं लोग को चूज़ करते थे जो ब्रेव होते थे और काफ़ी स्किलफुल वॉरियर्स भी होते
थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। There are several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and culture practices. Let us study some of the words used to describe people found in the Rigveda. There are two groups who were described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the Rajas. These Rajas were not like that ones you will be learning about later. They did not have capital cities, places, or armies, nor did they collect taxes. Generally, sons did not automatically succeed further fathers as Rajas. तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड होते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड होते थे जिनसे क्या पीपल को डिस्क्राइब करा जा सकता है। बहुत सारी टर्म होती थी, जैसे कि वो क्या काम करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कहाँ किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कैसी है, कौन सी कम्युनिटी और कौन से कल्चर प्रैक्टिसेस से वो लोग आते हैं। तो ये सारे चीज़ों से, इस सारे वर्ड से हम लोग पीपल्स को डिस्क्राइब कर देते थे। कहाँ पे ये सब हमें ट्रेसेस मिले, किसमें हम लोगों ने ढूंढा है ना, ऋग्वेद में। यहाँ पे दो टाइप के ग्रुप होते थे जिनको हम लोग डिस्क्राइब करते थे। एक तो होता था प्राइस जिनको हम लोग कई ब्राह्मण्स भी कहते थे, और एक होता था जो परफॉर्म रिचुअल्स एंड द राजास, जो कि राजास होते थे। तो जो राजास होते थे वो लर्निंग अबाउट लेटर, यानी राजास बाद में सीखते थे, और उनके पास कोई भी कैपिटल सिटीज, प्लेसेस और आर्मीज नहीं होती थी, और ना ही वो क्या टैक्स को कलेक्ट करते थे। और जनरली जो उनके सन्स होते थे वो ऑटोमेटिकली सक्सीड, यानी सक्सेस ही नहीं मिलती थी जैसे उनके फादर्स एज राजास को मिली थी। Two words were used to describe the people or the community as a whole. One of the word jana, which we still use in Hindi and other languages. To other was wish. The word vaishya comes from wish. You will learn more about this in chapter 5. Several wish or jana were mentioned by name, so we found reference to the पुरुजना और विश, द भारत जना और विश, द यदुजना और विश, एंड सो ऑन। फिर क्या कहते थे कि दो वर्ड होते थे इंसान को, पीपल्स को क्या इंसान और पीपल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला एक तो होता था क्या, जना, जिसे आज हम लोग हिंदी वर्ड में अभी तक यूज़ करते हैं, जैसे जन इनको। और दूसरा होता था विश, जो कि वर्ड है कहाँ से, वैश्या से आया है। ये जो वैश्या है, विश है, ये सब हम लोग कहाँ चैप्टर 5 में पढ़ेंगे अच्छे से। तो जो विश और जना है वो मेंशन है कहाँ, नेम से। और जो ये रेफरेंस है जैसे पुरजना और विश, ये सब भारत जन और विश, यानी यदुजन और विश एंड सोन, ऐसे ऐसे नाम आते हैं। जैसे कि पुरुजन अभी तक हम लोगों ने हिंदी में सुना होगा, पुरुजन, भारतीय जन, तो भारत जन यानी भारत के जन, यानी भारत के लोग। तो ये सारे वर्ड अभी तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे वर्ड पहले भी क्या इस्तेमाल होते थे। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas or Daisus. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later, the term Dasa and the feminine Dasi comes to mean slave. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, who could make them who could make them do whatever work they wanted. While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. तो क्या कहा जा रहा है कि कई बार जो लोग जिन्होंने ये सूक्त हाइम्स को क्या डिस्क्राइब करा, उन्होंने अपने आप को, जिन्होंने लिखा उनको अपने आप को खुद को आर्यास यानी आर्य घोषित करा, और अपने अपोनेंट को दासा या दाइसूस कहा।
फिर जो पीपल्स हैं जो कि दासाज और दाइसूस, वो पीपल्स होते थे, उनको कहा जाता था जो सैक्रिफाइसेस नहीं करते थे और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, यानी अपने अपोनेंट को। फिर धीरे धीरे ये जो दासाज और दाइसूस है, ये धीरे धीरे दासा यानी दास में बदल गया, और इसका जो फीमेल वर्जन है उसको दासी यानी फिर बाद में जो टर्म है ये मेल को दास कहने लगी और फीमेल को दासी कहने लगी, जिसका मतलब क्या हो गया कि दास और दासी का मतलब क्या होता है कि स्लेव यानी नौकर। तो जो स्लेव्स है वो वुमेन्स होते थे, मेन होते थे, और जो कि कैप्चर कर लिए जाते थे वॉर में, और ये कहाँ पे काम करते थे, ये अपनी ओनर्स की यानी अपने मालिक की प्रॉपर्टी में काम करते थे। और कौन सा काम करते थे, जो इनको मिलता था वो सारा काम ये सब करते थे। तो ये सारी बात कहाँ पे, ऋग्वेद में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, तो इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथिस के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Look at the illustration on the next page. These stones boulders are known as megaliths, literally big stone. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir. Some important megalith sites are shown on map 2, page number 12. While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burials are often underground. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burials beneath. तो क्या कहा जा रहा है कि हमें क्या एक नेक्स्ट पेज में एक इलस्ट्रेशन यानी इस चीज को हम लोगों को क्या देखना है, ये है एक बाउल्डर स्टोन जिसे हम लोग मेगालिथ्स कहते हैं। मेगालिथ्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं जिन्हें केयरफुली अरेंज करते हैं, किसके लोगों के द्वारा अरेंज किए जाते हैं। और ये सारी मेगालिथ्स की कुछ ब्यूरियल्स की कुछ साइट्स भी हैं, जैसे कि मतलब कि जो कि प्रैक्टिस की जाती थी मेगालिथ्स को बनाने की 3000 ईयर्स पहले, और इसे यूज करा जाता था प्रेवलेंट ऑफ द डेक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कश्मीर में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो और जो मेगालिथ्स जो साइट्स है वो मैप नंबर मतलब मैप 2 में भी दी गई, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पेज नंबर 12 में। कुछ मेगालिथ्स सरफेस में रखी रहती है और कुछ मेगालिथ्स को क्या अंडरग्राउंड साइट्स भी है। ये जो सम टाइम जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक गोल एकदम सर्कल स्टोन बॉल्डर फाइंड करा और एक सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसे मतलब कि एक सिंपल सा गोल सा एक सर्कल सा स्टोन उन्होंने ग्राउंड में फाइंड किया कि वो एकदम खड़ा है ग्राउंड में, वो खाली सिर्फ एक है। ये सारी जो इंडिकेशंस है ये सब क्या है, ये सारे ब्यूरियल्स हैं। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive spots, which are called black and red warts. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses.
हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। तो क्या कहा जाता है, कई सारे जो ब्यूरियल्स होते थे उनमें क्या सभी के सब ब्यूरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स होते थे, जैसे कि कोई आदमी डेड हो गया तो उसके साथ ब्यूरिट करने के साथ उसके साथ क्या पॉट्स, कुछ पॉट्स होते थे, सॉरी हाँ कुछ पॉट्स होते थे, उनको क्या, उनको भी साथ में डिसइनएक्टिव कर दिया जाता था, यानी दफना दिया जाता था। उन्हें क्या हम लोग ब्लैक और रेड, WARE वेयर कहते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर कहते थे। और ये सब क्या, इनके हम लोग, वो लोग टूल्स भी बनाते थे, वेपन्स भी बनाते थे, कई कई बार आयरन के बनाते थे, और कई बार तो वो क्या स्केलेटन, हॉर्स जो होता है घोड़े के स्केलेटन से भी कई सारे ऐसे इक्विपमेंट वहाँ पे फाइंड करे गए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। तो हम लोग इससे भी स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद अ skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in grave than in another. Find Brahmagiri on map 2, page number 12. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles, and 1 conch shell. Other skeletons have only a few pots. These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. Some were rich, other poor. Some chiefs, others फॉलोअर्स। तो क्या कहा जाता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये भी सोचा, ये भी उनको मिला कि जो स्केलेटन है वो क्या, वो जो डेड पर्सन यानी जो आदमी मर जाता था उनके साथ ही क्या उन्हें दफनाया जाता था। जैसे कि कई बार अगर वो कहीं पे देखते थे यानी कि वहाँ पे इंसान का स्केलेटन है तो साथ में क्या वो जो हॉर्स का स्केलेटन का जो बना है आइटम वो भी वहाँ क्या दफना रहता है। और जो ग्रेव यार्ड होता है, शमशान घाट, वहाँ पे जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, वहाँ देखा गया तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ये सब हॉर्स के इक्विपमेंट टूल्स मिले। और यहाँ पे क्या कई बार देखा गया कि कुछ डेड बॉडीज के साथ ज़्यादा है और कुछ के पास कम है। मैप नंबर 2 में दिखाया गया है कि यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे क्या 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर बैंगल्स को क्या उनके साथ दफनाया गया था। और कुछ स्केलेटन में होते उसमें सिर्फ कुछ पॉट्स ही डाले जाते हैं। तो इसमें क्या बताया जाता था कि इसमें कुछ स्टेटस का लेकर के पीपल्स के बीच में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस था, इसलिए कुछ पीपल रिच होते थे, कुछ पुअर होते थे और कुछ चीफ होते थे, अदर फॉलोअर्स। तो ये तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मेड फॉर सर्टेन फैमिलीज। तो हम लोग इसे भी स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। These indicate that people, perhaps belonging to the same family, were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the graveyard through the potholes. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site so that the people could return to the same place whenever they wanted to। तो क्या होता था कई बार जो मेगालिथ्स है वो क्या वहाँ पे एक से भी ज़्यादा स्केलेटन उनको मिलता था। तो क्या ये इंडिकेट करता था कि जो ये लोग है ये दोनों क्या सेम फैमिली के ही हैं और इनको साथ ही में क्या एकदम पास पास ब्यूरीड करा गया एकदम सेम टाइम में ही। और जो बॉडीज़ हैं वो सब क्या डाइड होती थी, जो उनको ग्रेवयार्ड तक पॉट होल से मंगाया जाता था। जो स्टोन होते थे वो सर्कुलर होते थे और जो बाउल्डर्स होते थे वो सरफेस पे रखे जाते थे एज अ साइन पॉट्स, यानी कि एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, उसमें क्या साइन लगा दिया जाता था कि यहाँ पे ये आदमी मारा। ये आज भी होता है और जो लोग आते हैं जब भी इनको कोई रास्ता देखना होता है तो यही साइन बोर्ड देख लेते थे ग्रेवयार्ड का। और अब जब भी इनको यहाँ पे मिल जाता होता था कहते हाँ ये मेरा रिश्तेदार है, मैंने इसको यहीं पे दफनाया था। तो ये क्या साइन बोर्ड से पता लगाते थे। ये तो हो गया, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। इससे भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2, पेज नंबर 12। इट इज अ साइट ऑन द रिवर गोट, a tributary of Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here, adults were generally buried in the ground, laid out straight with the
head towards the north. The north. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. One man was found buried in a large four-legged clay jar in the country yard of a five-roomed house, one of the largest house at the site, in the center of the settlement. This house also had a granary. The body was placed in a cross लेग्ड पोजीशन। तो क्या कहा जा रहा है कि हमें एक इनाम गांव मैप नंबर 2 में लोकेट करना, ढूंढना है। तो ये क्या था कि एक साइड थी जहाँ पर रिवर गोड है वो क्या मिलती थी, जो कि भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी थी, और इसे ऑक्यूपाई करा था कब 3600 ईयर्स से लेकर के 27 ईयर्स पहले तक। और ये जो यहाँ पे क्या होता था कि जो एडल्ट्स होते थे उन्हीं को जनरली यहाँ पे दफनाया जाता था, और जो मतलब कि इनको ये सब दफनाने के बाद इनको एकदम स्ट्रेट करा जाता था, और इनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था। कुछ कई बार क्या होता था कि यहाँ पे घर भी मिलते थे। जैसे एक बार यहाँ पे एक घर मिला जहाँ पे क्या पता चला कि वो लार्जेस्ट घर है, वो यहाँ पे उसमें क्या एकदम 5 रूम थे, और वहाँ पे उस साइड में 5 रूम से ज़्यादा किसी का घर बना ही नहीं था। वो खाली एक घर था जो कि 5 रूम का ही बना हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव में क्या क्या लोग ऑक्यूपेशन करते थे, तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, pulses, millets, peas, and sesame, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, had also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab, and fish, there is evidence that fruits such as ber, amla, jamun, dates, and a variety of berries were collected. तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे लोग क्या करते थे, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करा कि यहाँ पे सीड्स मिले, किसकी, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम, इन सब की क्या सीड्स मिले, यानी कि यहाँ पे लोग फार्मिंग का काम करते थे। और यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बोन्स भी मिली है, जैसे कि कुछ एनिमल्स हो गए जैसे कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर, मंगूस। बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, यानी इन सब एनिमल्स की क्या वो बोन्स भी मिली, यानी कि यहाँ पे लोग इनको खाया करते थे। ये जो एनिमल्स हैं इनको खाते थे और फार्मिंग करते थे, और फार्मिंग का जो भी प्रोड्यूस होता था प्रोडक्शन वो भी लोग खाते थे। और क्या यहाँ पे कुछ सीड्स, मतलब कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स मिले जैसे बर, आंवला, जामुन, डेट्स, तो और बहुत वैरायटी की बेरीज, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या फ्रूट्स को भी क्या कलेक्ट करते थे। तो ऐसा ये लोग इनाम गांव के जो लोग थे वो अपना ऑक्यूपेशन करते थे, अपना काम करते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस टॉपिक के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।